हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पी ब्लॉक शुरू करने वाले हैं और पी ब्लॉक में हम लोग देखेंगे सबसे पहला पी ब्लॉक में जो पहला चैप्टर है हमारा वो है ग्रुप 15। और ग्रुप 15 में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली के बारे में, नाइट्रोजन परिवार के बारे में जो ग्रुप 15 में है। ठीक है, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 में 5 तत्व हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ उपस्थित हैं, जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली में 5 तत्व होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बताए थे आपको नप्पा सब्बी बताए थे कि ये 5 तत्व हैं। ठीक है, ये 5 तत्व नाइट्रोजन फैमिली में होते हैं। ठीक है, और कहता है इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में वृद्धि होती है। जब भी ऊपर से नीचे आएंगे किसी भी ग्रुप में तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, याद रखना है कि परमाणविक त्रिज्या बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, ये सब वृद्धि होती है। तो कहता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है यह अधातु है, एस और एसबी जो है वह उपधातु है, लेकिन बिस्मथ जो है वह धातु है। मतलब कि नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु हो गया, एस और एसबी उपधातु हो गया और बिस्मथ क्या हो गया, धातु हो गया। ठीक है, इस ग्रुप में हम लोग मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में पढ़ते हैं। कहता है वायुमंडल में, पहले एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखें। वायुमंडल में नाइट्रोजन भार के अनुसार 75% होता है और आयतन के अनुसार 78% होता है। याद रखिएगा कि नाइट्रोजन भार के अनुसार 75% और आयतन के अनुसार 78% होता है। और संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 और इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसके अलावे यह जंतुओं में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये कब होता है, पौधे एवं जंतुओं में यह प्रोटीन के रूप में होता है और किस में होता है, एमिनो एसिड के रूप में होता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन और एमिनो एसिड के बारे में, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह फास्फोरस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अर्थ क्रस्ट में उपस्थित तत्वों में 11वां स्थान रखता है। फास्फोरस का जो स्थान होता है अर्थ क्रस्ट पर वो 11वां स्थान है। और कहता है कि सजीवों के लिए आवश्यक तत्व है, कोई भी सजीव के लिए सबसे यह इंपॉर्टेंट तत्व है। और यह हड्डियों एवं सेल में पाया जाता है, मतलब कोशिका में पाया जाता है, यह हड्डियों और कोशिका में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन के रूप में यह दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। ठीक है, और यह ASSB और BI जो है यह अल्प मात्रा में सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बारे में क्या बोले कि नाइट्रोजन फैमिली में 5 तत्व हैं नप्पा सब्बी, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है यह अधातु है, AS और SB जो है यह उपधातु है और बिस्मथ क्या है आपका, धातु है। ठीक है, और बताए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है भार के अनुसार 75% और आयतन के अनुसार 78% होता है। और कहता है यह नाइट्रेट के रूप में चिली सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर में पाया जाता है। फिर कहता है कि पौधे एवं जंतुओं में यह प्रोटीन के रूप में और एमिनो एसिड के रूप में उपस्थित रहता है। फास्फोरस में बताए कि यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और खास करके यह हड्डियों में पाया जाता है, कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से दूध में, अंडा में पाया जाता है। ASSB और BI के बारे में बताए कि यह अल्प मात्रा में जो होता है यह सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है।
अब हम लोग इसका देखेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ परमाणविक गुण। तो परमाणविक गुण में क्या होगा सर, तो परमाणविक गुण में सबसे पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में जाता है वह उस ब्लॉक का तत्व होता है। याद रखिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में चला जाए, जिस कक्षक में चला जाए, वह उस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। जैसे एस में चला गया, एस ब्लॉक का होगा, पी में चला गया, पी ब्लॉक का होगा, डी में चला गया, डी ब्लॉक का होगा। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पहुंचा वह उसी ब्लॉक का क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तो कहता है कि ग्रुप 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह होता है NS2NP3। याद रखिएगा NS2NP3 होता है ग्रुप 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, याद रखना है कि ग्रुप 15 का तत्वों का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NS2NP3 होता है। मतलब सबके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और S में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की। परमाणविक या आयनिक त्रिज्या। एटॉमिक या आयनिक रेडियाई का मतलब क्या हो गया, परमाणविक या आयनिक त्रिज्या। कहता है कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, मतलब नप्पा सब्बी ऊपर से नीचे आएगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी ऊपर से नीचे आएगा परमाणविक और आयनिक त्रिज्या हमेशा बढ़ेगा। तो कहता है क्रमागत ढंग से वृद्धि होती है। तो एटॉमिक रेडियाई में पहले नाइट्रोजन, तब फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb और बिस्मथ। ऊपर से नीचे ज्यों-ज्यों जाएंगे परमाणु का आकार बड़ा होगा, त्रिज्या बड़ा होगा। उसी तरह आयन का भी त्रिज्या क्या होगा, बड़ा होगा। N3- P3- और क्या है यहाँ AS3- Sb3-। ठीक है, फिर हम बात करें एटॉमिक, दो बात बताए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा NS2NP3। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बताए, सॉरी एटॉमिक रेडियस में क्या बताए कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम बात करें आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। कहता है कि किसी गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसका आयनन ऊर्जा कहलाता है। आयन में बदलने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही आयनन ऊर्जा कहलाता है। तो कहता है नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का आयनन ऊर्जा, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन ऊर्जा का मान कार्बन फैमिली के तत्वों से क्या होता है, अधिक होता है। जो भी कार्बन फैमिली के तत्व का ऊर्जा होगा उससे नाइट्रोजन फैमिली का ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा का मान कार्बन फैमिली के तत्वों से अधिक होता है, तो ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन फैमिली का। अब कहता ऊपर से नीचे आने पर, नाइट्रोजन से Bi की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि परमाणविक आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए। फिर है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है कि कोई परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, या कोवलेंट कंपाउंड में होता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक आंशिक प्लस चार्ज एक आंशिक माइनस चार्ज, तो वह निगेटिव जो होगा उस एटम के तुलना में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो जो खींचा उसके ऊपर माइनस चार्ज और जिससे खिंचाया उसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आता है। तो कहता है नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्योंकि परमाणविक आकार सापेक्षतः छोटा होता है। याद रखिएगा कि
कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से क्या होगी, अधिक होगी। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है हैलोजन फैमिली में, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ कहता है इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीजन से अधिक होता है। और कहता है कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कि किसी भी तत्व के ऊपर वास्तविक या काल्पनिक आवेश जो होता है वह उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। और अधातु के लिए ऑक्सीकरण की संख्या बराबर होता है संयोजकता -8। सीधा याद समझना है, संयोजकता -8, जितना वैलेंसी होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर दीजिए, वह उतना उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो कहता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5 होता है, एस का +3 और +5 होता है, एसबी और बीआई का +3 होता है। और कहता ऑक्सीकरण अवस्था में कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के सहसंयोजक बंधन की शक्ति क्या होती है, घटती है। तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, इससे कम फास्फोरस, एएस, एसबी और बीआई। अब हम लोग बात करें सर फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया सर, भौतिक अवस्था। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, भौतिक अवस्था। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, भौतिक अवस्था। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, द्रव्यनांक, क्वथनांक, ठीक है, घनत्व, अब रंग कैसा होगा, अवस्था क्या होगा, ये सब होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फिजिकल स्टेट जो होता है इसका सामान्य स्थिति में नाइट्रोजन जो है N2 गैस होता है। नाइट्रोजन हमेशा कोई भी गैस जो होता है वह आणविक रूप में रहता है, अणु के रूप में रहता है। तो सामान्य स्थिति में N2 गैस होता है, जबकि अन्य सदस्य क्या होता है, ठोस होता है। नाइट्रोजन गैस होता है जबकि अन्य सदस्य क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, और कहता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, जब भी ग्रुप में कहाँ जाएंगे, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की कठोरता एवं धात्विक चमक में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण में क्या होगा, वृद्धि होगा, और धात्विक गुण बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें चमक में वृद्धि होगी, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, वृद्धि होता है। फिर बात हम करें सेकेंड घनत्व की। पहला फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, दूसरा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। घनत्व मतलब घनापन, ये कोई भी अणु कितना सटा सटा होता है यही उसका डेंसिटी कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो कहता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों के घनत्व में वृद्धि होगी। तो यह आपका तत्व है क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एएस, एसबी और बीआई। और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखिए घनत्व में वृद्धि हो रही है। इसका 0.8 होता है, 1.1 होता है, 5.7, 6.6, 9.78। ठीक है, तो ऊपर से जो जो नीचे जाएंगे घनत्व में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब हम बात करें तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक की। मेल्ट मतलब क्या होता है, गलनांक, और बॉयल मतलब क्या हो गया, क्वथनांक। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, कहता है जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है यह उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे, जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है यह उसका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा कि ग्रुप में नाइट्रोजन से एएस तक, नाइट्रोजन से एएस तक मेल्टिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, मतलब द्रव्यनांक में वृद्धि होती है और फिर कमी होती है।
क्यों होता है? तो ऐसा होता है इनर पेयर इफेक्ट के कारण। इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है कि एक नाभिक से इलेक्ट्रॉन बंधा होता है और उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉन होता है उस नाभिक से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन में और उस बाहर के इलेक्ट्रॉन में एक विकर्षण होता है, वही प्रभाव इनर पेयर इफेक्ट कहलाता है। इसके कारण 5 के बदले 3 ही सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। ठीक है, और कहता है एस को छोड़कर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोले? नाइट्रोजन से एस तक द्रवनांक में क्या होता है? वृद्धि होता है। फिर क्या होता है? कमी होता है। कमी होने का कारण है इनर पेयर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। फिर आपका लास्ट है केटिनेशन गुण। केटिनेशन गुण क्या होता है सर? कि यह इस पी ब्लॉक के तत्व जो है अपने ही जैसे दूसरे तत्वों के साथ जुड़ सकता है, यही गुण केटिनेशन गुण कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो एस केटिनेशन गुण दर्शाते हैं। याद रखिएगा, कोई पूछेगा कैसे, तो नाइट्रोजन N2 बनाता है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा। फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है P4। फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है? P4। याद रखिएगा, फॉस्फोरस का फॉर्मूला P4 और एस का भी AS4 होता है। तो मतलब यह 4 फॉस्फोरस के साथ जुड़ा है, यह 4 AS के साथ जुड़ा है, यही गुण इसका केटिनेशन गुण कहलाता है। अब आइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। तो अगर यह तो नाइट्रोजन फैमिली अधातु है, तो लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत चालकता का भी गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो कहता है नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन के डीलोकेलाइजेशन में वृद्धि होती है, जिसके कारण विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। सीधा सा बात समझना है कि ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, और धात्विक गुण बढ़ेगा तो विद्युत चालकता में वृद्धि होगी। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस गैस है, यह पुअर कंडक्टर होता है, मतलब कम चालक होता है। एस और एसबी जो है सेमी कंडक्टर होता है, और बिस्मथ जो है यह गुड कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिर एटॉमिक प्रॉपर्टी के बाद अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 के रासायनिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण हम लोग देख चुके, ठीक है। अब रासायनिक गुण देखते हैं। सबसे पहला है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब हुआ रासायनिक सक्रियता, यह किसके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो कहता है नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, यह अधिकतम, ये VVI कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक पूछता है कि फॉस्फोरस PCl5 का निर्माण करता है, जबकि नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करता है, क्यों। आपको गैस पेपर में क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करता है, क्यों, जबकि फॉस्फोरस PCl5 का निर्माण करता है, क्यों।
तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के पास बाह्यतम का डी कक्षा नहीं होता है। याद रखिएगा कि खाली डी कक्षा नाइट्रोजन के पास नहीं होता है, जबकि फास्फोरस के पास बाह्यतम डी कक्षा खाली होता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है NCl5 नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है। ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, अतः यह अधिकतम 4 संयोजकता दर्शाता है, 5 नहीं। इसी कारण NCl5 या NF5 का निर्माण नहीं होता है। अन्य सदस्यों में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, अतः वे क्या पेंटावेलेंट होते हैं, मतलब PCl5 का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए एक बार और, सीधा सा नहीं कुछ याद रहे तो याद रखना है कि नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं करता है, जबकि फास्फोरस PCl5 का निर्माण करता है। अब आइए रिएक्टिविटी टूवार्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति सक्रियता, कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। तो हम लोग देखें, यहाँ कहता है कि ग्रुप 15 के सभी तत्व EH3 अनुसूत्र युक्त वाष्पशील ट्राहाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SV और Bi, मतलब ये निर्माण करते हैं। मतलब नाइट्रोजन फैमिली के तत्व जो होते हैं ये हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे NH3 बना तो इसका नाम अमोनिया हो गया, PH3 हो गया, इसका नाम फॉस्फीन हो गया, ASH3 हो गया, इसका नाम आर्सिन हो गया, SbH3 नाम हो गया एस्टिबिन हो गया, BiH3 हो गया बिस्मुथिन नाम इसका हो गया। ठीक है, मतलब सीधा समझना है कि नाइट्रोजन फैमिली के तत्व हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और NH3 अणु का निर्माण करते हैं, PH3 अणु का निर्माण करते हैं, ये करते हैं। फिर कहता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा AS ये E2H4 का भी निर्माण करते हैं, उच्च हाइड्राइड का भी निर्माण करते हैं। जैसे N2H4 हाइड्राजीन, P2H4 डाइफॉस्फीन, AS2H4 डायआर्सिन, ये सब निर्माण करते हैं। अब हम बात करें स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थायित्व। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अस्थायित्व। कहता है EH बॉन्ड लेंथ का मान नाइट्रोजन हाइड्रोजन से BiH की ओर बढ़ता है। याद रखिएगा, ऐसे भी हम लोग पढ़े कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है या परमाणविक आयतन बढ़ता है। तो EH3 का बॉन्ड लेंथ त्रिज्या बढ़ेगा तो बंधन दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अतः बॉन्ड इंथैल्पी घटता है, इस कारण NH3 BiH3 की ओर बढ़ने पर तापीय स्टेबिलिटी क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, NH3, फिर PH3, ASH3, SbH3, BiH3। ठीक है, और याद रखिएगा कि यह धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगता है। ठीक है, फिर हम बात करें अब हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय शक्ति। याद रखिएगा क्षार कौन होगा सर, तो जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वह बेसिक होगा। सीधा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐसा दो इलेक्ट्रॉन जो बंधन में हिस्सा नहीं लेता है। समझिए, जैसे हम लोग यहाँ देखें कि यह NH3 है, समझिए NH3 है और यह NH3 है, यहाँ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, मतलब 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बंधन में हिस्सा नहीं लिया, इसी को कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, और ये जो बंधन में हिस्सा लिया इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर।
क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। आपको सिंपल याद रखना है कि एक शादी समारोह में ऐसे लोगों को बुलाया गया जो शादीशुदा है, और शर्त यही है कि जो जोड़े में आएगा, चाहे वो शादीशुदा रहे चाहे वो कुमारा रहे। तो शादीशुदा है तो पत्नी को लेके जाएगा, कुमारा है तो दूगो दोस्ते चला जाएगा, कोई अपनी गर्लफ्रेंडों के ले जा सकता है, लेकिन बॉन्ड तो नहीं बना है, दोनों अकेला अकेला है, या दो सहेली भी जा सकती है। तो ये जो कहलाएगा लोन पेयर। लोन मतलब अकेला, ठीक है, और दुकेला का मतलब क्या हो गया, पति और पत्नी, ठीक है, मतलब समाज के दृष्टि में बॉन्ड का निर्माण हो चुका हो तो वह बॉन्ड पेयर, और जो साथ में है वो दो लोन पेयर, ठीक है। भले गर्लफ्रेंड है या क्या कहते हैं, आजकल नया नया रूम में पार्टनर चलता है, तो जो भी हो, लेकिन वो हमेशा क्या कहलाएगा सर, लोन पेयर कहलाएगा। अब तो समझ में आ गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ये जो है लोन पेयर कहलाता है, और जिसमें भी लोन पेयर होगा समझ जाइएगा वह क्षारीय होगा। जिसमें भी लोन पेयर होगा वह क्या होगा, क्षारीय होगा। गांठ बांध लीजिए, ठीक है। और जो H+ का त्याग करता है, हम बताए थे, या जो लोन पेयर लेगा वह क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो हम लोग देखें इसमें, कहता है बेसिक स्ट्रेंथ EH3 में सभी सेंट्रल एटम में दान योग्य एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहा है, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है दान करने के लिए, जिसके कारण यह लुईस बेस का कार्य करते हैं। और ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, घटेगा। जितना बड़ा त्रिज्या होगा डेंसिटी उतना कम, इलेक्ट्रॉन तोड़ना उतना ही आसान। अब आइए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, अमोनिया, उसके बाद PH3, फिर ASH3, SBH3, BiH3। यह वीक बेस होता है, कमजोर क्षार होता है, लेकिन अमोनिया जो होता है यह प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन देगा वह प्रबल बेसिक होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी, ठीक है। और पोलैरिटी का मतलब होता है ध्रुवता। ध्रुवता मतलब एक के ऊपर प्लस चार्ज, दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो डायपोल मोमेंट, डाय मतलब बताए दो, और पोल का मतलब ध्रुव, और मोमेंट मतलब जुड़ने की प्रक्रिया। कहता है EH3 की पोलैरिटी जो होता है NH3 से BiH3 की ओर क्या होती है, घटती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि EH बॉन्ड की पोलैरिटी एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ घटती है। मतलब पत्नी से पति जितना दूर रहेगा प्यार उतना कम होगा, सीधा सा लॉजिक है। तो जितना ज्यादा दूर रहेगा साइज क्या हो गया, बढ़ गया, और साइज बढ़ा सर तो क्या हो जाएगा, उसका पोलैरिटी घट जाएगा, प्यार घट जाएगा। तो वही है यहाँ सर कि NH3 ज्यादा पोलर होता है, पत्नी के साथ घरे में रहता है। PH3 थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर, लेस पोलर होता है BiH3, क्योंकि यह न्यूक्लियस से क्या होता है, काफी दूर होता है। फिर हम बात करें रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मतलब अवकारक गुण। अवकारक क्या होता है सर, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है, ठीक है, उसको हम लोग अवकरण कहते हैं, लेकिन यहाँ अवकारक है। अवकारक मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, याद रखिएगा। अवकारक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, और ऑक्सीकारक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेता है। गांठ मान लीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वह हो गया आपका अवकारक, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह हो गया ऑक्सीकारक। तो हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर की, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की या ऑक्सीजन डोनेट करने की। तो यह रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, EH3 की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ NH3 से BiH3 की ओर बढ़ती है, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या होता है, स्थायित्व घटता है, जिससे हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन निकालता है उसका ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। जो हाइड्रोजन को निकाला उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकारक। तो यह रिड्यूसिंग नेचर दर्शाता है। अब कहता है वीक रिएक्टेंट्स NH3, फिर PH3, ASH3, SBH3, BiH3। तो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट कौन हो गया, BiH3।
वीक कौन हो गया? NH3, क्योंकि NH3 आसानी से छोड़ने वाला हाइड्रोजन को नहीं है, लेकिन इसका रेडियस बड़ा है, यह आसानी से क्या कर देगा? छोड़ देगा। अब आइए हम बात करें सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी का हिंदी होता है विलेयता। सॉलिबिलिटी का हिंदी क्या होता है? विलेयता। अब याद रखिएगा कि नाइट्रोजन में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक ट्रिक्स याद रखिएगा, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस तीनों के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है, और जिसके साथ भी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा वह जल में विलय होगा। याद रखिएगा, जिसके साथ भी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा वह जल में क्या होगा? विलय होगा। तो कहता है कि सभी EH3 जो होते हैं, ठीक है, सभी EH3 में केवल NH3 ही H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाते हैं, क्योंकि याद ही बता दिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है और कोई नहीं। तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, अतः NH3 जल में क्या होता है? विलय होता है और अन्य हाइड्राइड नहीं। याद रखिएगा कि पूरा में NH3 ही विलय होता है, अन्य हाइड्राइड नहीं। क्यों? तो रीजन बता दिए। अब बात करिए संरचना की, स्ट्रक्चर की। कहता है कि सभी EH3 हाइड्राइड प्रकृति की होती है और कोवलेंट होती है, जिनके कारण सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, और हम बताए भी हैं, ठीक है, और हम आपको बताने भी वाले हैं, फिर से समझ लेना है कि ये जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका हम लोग एक अलग से टॉपिक देखेंगे और जबरदस्त टॉपिक आपके लिए होगा, बेसिक में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है आपका सभी बेसिक में जो है सारा मिल जाएगा आपको वीडियो। सभी EH3 हाइड्राइड की प्रकृति दर्शाते हैं, मतलब सीधा समझना है कि यह 4 बॉन्ड हुआ, एक लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल सा लॉजिक है सर, H बराबर होता है लोन पेयर प्लस क्या? बॉन्ड पेयर। तो जितना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है जोड़ देंगे वही आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 एक क्या हो गया? 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? sp3। 2 होगा तो sp, 3 होगा sp2, 4 होगा sp3, 5 होगा sp3d, 6 होगा sp3d2, 7 होगा sp3d3, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अभी यहां जो आपको समझना है, हम बोले स्ट्रक्चर में कि सभी H3 जो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या करता है? निर्माण करता है। देखिए ये एंगल है, कोण है, EH3 क्या है? एंगल है, कोण है। NH3 है, इसका 108 डिग्री होता है। PH3 93, 91, 91.8 है, 91.3 है, 90 है। तो क्या हो गया? घटते चला गया। अब कहता है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति सक्रियता, ठीक है। और कहता है कि ग्रुप 15 के तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर 2 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, एक E2O3 और एक E2O5। 2 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन फैमिली के तत्व, एक E2O3 और एक E2O5। तो पहला इसमें N2O3, P2O3 सारा देखते हैं। नाइट्रोजन जो है यह N2O तथा NO भी का भी निर्माण करता है, N2O तथा NO का निर्माण करता है। और एक चीज याद रखिएगा कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर सभी प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति क्या होगा? ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति घटती है। नाइट्रोजन से ऊपर से नीचे आएंगे तो अम्लीय शक्ति हमेशा क्या होगा? डिक्रीज करेगा, घटेगा। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति में, बता ही दिए। नाइट्रोजन से बिस्मथ की और कमी का कारण क्या है? धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। हम पढ़े एक ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। और अधात्विक गुण में क्या होता है? कमी होता है।
फिर कहता है नियत तत्व के ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशत बढ़ने से अम्लीय प्रकृति में क्या होती है, वृद्धि होती है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन की प्रतिशत बढ़ेगा अम्लीय प्रकृति में वृद्धि हो। जैसे N2O3 से ज्यादा N2O4 N2O5, उसी तरह P2O3 P2O4 P2O5, तो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा N2O5, कम अम्लीय हो जाएगा N2O3। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ई के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ स्टेबिलिटी में क्या होती है, कमी होती है। जितना ज्यादा ई मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, ग्रुप, कि जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके स्थायित्व में उतना ही ज्यादा क्या होगा, कमी होगा। तो N2O3 ज्यादा स्थायी होगा, N2O5 कम स्थायी होगा, P2O3 जो है यह क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। P2O5 जो है ये भी 2 है, P2O3 कम स्थायी, ज्यादा स्थायी होगा, P2O5 क्या होगा, कम स्थायी होगा। सीधा समझिए, जितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका क्या होगा, अस्थायित्व तो क्या होगा, घट जाएगा। फिर कहता है नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ में क्या होता है, कमी होता है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ तो N2O5 ज्यादा, फिर P2O5 S2O5 Sb2O5 Bi2O5। अब कहता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या हो गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हैलोजन एटम के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा। तो कहता है कि ग्रुप 15 के तत्व हैलोजन से अभिक्रिया कर दो प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं, एक EX3 और दूसरा EX5। EX3 में जो EX5 हो गया, EX3 में जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, SB और Bi होता है, लेकिन EX5 में बताए थे नाइट्रोजन तो होगा नहीं, तो इसमें फास्फोरस, AS और क्या होता है, SB होता है। क्यों, फिर एक बार वही आंसर पहले वाला कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में D कक्षक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण NX5 का निर्माण नहीं करता है, और इनर पेयर इफेक्ट के कारण Bi+5 अवस्था अस्थायी होता है। अतः यह दोनों जो है क्या करेगा, EX5 का निर्माण नहीं करेगा। अब हम लोग देखें ट्राहेलाइड्स। ट्राहेलाइड्स मतलब क्या हो गया सर, EX3, हम बात कर रहे हैं इसकी EX3 की। तो EX3 में क्या कहता है कि NF3 सहित अन्य सभी एक्सेप्ट NCl3, NBr3, Ni3, EX1 अस्थाई होता है, ठीक है। Cl, Br तथा I एवं नाइट्रोजन के एटॉमिक आकार में अधिक अंतर तथा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की निम्न ध्रुवता के कारण ये NCl3, NBr3 और Ni3 क्या होता है, अस्थाई होता है। सीधा सा समझना है कि यह ट्राहेलाइड जो है NCl3, NBr3, Ni3 कहता है कि एक्सेप्शन है कि क्या होता है, ये एक्सेप्शन में मतलब यही तीनों अस्थाई होता है और बाद बाकी क्या होता है,
सब ये सब क्या है, अस्थाई होता है। और इसका कारण क्या अस्थाई होने का, आकार इसका क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम बात करें इसका स्ट्रक्चर, तो बताए कि 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और स्ट्रक्चर संरचना होगा इसका टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका शेप होगा पिरामिडल। याद रखिएगा, शेप पूछता है, शेप इसका क्या होगा, पिरामिडल। क्यों होगा, लोन पेयर के कारण इसका संरचना ऐसा हो जाएगा। समझिए, ये नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। देखिए तो यह पिरामिड के जैसा संरचना बनाया कि नहीं, ठीक है। तो ये संरचना बना लेता है, आपका पिरामिडल बना लेता है। अब बात करें हम फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड की मतलब सीधा समझिए AX5 की हम बात कर रहे हैं। AX5 में क्या होगा, तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो कहता है पेंटाहेलाइड्स गैसियस तथा लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब यह गैस अवस्था में होता है और द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। और क्या होता है कि यह अस्थाई होता है, किस अवस्था में, गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में। लेकिन ट्राहेलाइड में जो है यह विखंडित हो जाता है, या EX3 बना लेता है और X2 बना लेता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और शेप होता है टेट्रागोनल बायपिरामिडल। क्या होता है, टेट्रागोनल बायपिरामिडल, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में बेहतर तरीके से समझाया गया, आपको समझ में आएगा। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, धातु के प्रति सक्रियता, ठीक है। तो धातु के प्रति सक्रियता, ग्रुप 15 के सभी तत्व धातु से अभिक्रिया करके बाइनरी यौगी, द्विअंगी यौगिक का निर्माण करता है, अर्थात M3E2 का निर्माण करता है, जिनमें E का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है। जैसे Ca3N2, कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड, Na3AS2, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है, वही सारा है। अब आइए डायनाइट्रोजन, यहां से चीज समझिए, डायनाइट्रोजन यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है। अब ये जो टॉपिक शुरू हो रहा है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसका बनाने का विधि, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसका प्रयोगशाला विधि या और भी विधि देखेंगे। फिर इसका भौतिक गुण देखेंगे, फिर रासायनिक गुण देखेंगे कि इससे क्या क्या बन सकता है, फिर यूज देखेंगे, और तब ये टॉपिक क्या होगा, समाप्त होगा। तो हमको पहले से पता है कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो यह डायनाइट्रोजन होगा, N2 के रूप में होगा। प्रिपरेशन क्या है, बनाने का तरीका, पहला लेबोरेटरी मेथड, कहता है प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है, तो N2 प्राप्त होता है। आप देखिए यहाँ कि NH4Cl और NaNO2 को जब गर्म किया तो N2 हमारा प्राप्त हो गया। प्राप्त N2 गैस में NO तथा HNO3 अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, जिन्हें दूर करने के लिए गैस को K2Cr2O7 युक्त H2SO4 प्रवाहित किया जाता है। शुद्ध नाइट्रोजन गैस को जल विस्थापन विधि द्वारा क्या कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जल विस्थापन विधि द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसको जमा कर लिया जाता है। अब समझिए यहां, अब हम सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड कैसे इसको बनाया जाता है। तो कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट
NH4 होल 2 Cr2O7 को जब गर्म किया जाता है तब N2 गैस आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। और अति शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए सोडियम या बेरियम एजाइड को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब आपका नाइट्रोजन क्या होता है, प्राप्त होता है। यहाँ गर्म का एक सिंबल डाल देंगे तो क्या होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अब आइए स्ट्रक्चर N2 का है, NN बॉन्ड लेंथ 109 पिकोमीटर, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हो जाएगा क्या आपका sp, ठीक है। भौतिक गुण क्या है सर, तो कहता है कि N2 एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा विषहीन गैस है। न रंग है, न गंध है, न स्वाद है, न जहर है, कुछ है ये नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके माध्यम में ऑक्सीजन की कमी के कारण सजीवों की मृत्यु हो जाती है। कितना कुछ नहीं है, फिर भी बहुत कुछ है, ठीक है। अगर ये गैस मौजूद नहीं रहे तो फिर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे ऑक्सीजन की कमी होगा, जो धरती पर प्राणी है उसका खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हवा से थोड़ा भारी होता है और जल में अल्प विलय होता है, ठीक है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक जो है 63.2 केल्विन होता है और क्वथनांक 77.2 केल्विन होता है। और यह एक्टिवेटेड चारकोल द्वारा अधिशोषित हो जाता है, मतलब सक्रिय चारकोल के द्वारा यह क्या हो जाता है, अधिशोषित। अधिशोषित हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े थे अधिशोषण, कि जब कोई अधिशोष किसी अधिशोषक की सतह पर जाता है तो वह उसको क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। यही जाने की प्रक्रिया अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। अब यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग ऊपर देखते हैं। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट। लेते चलिए। ले लीजिए। डायनाइट्रोजन का ले लीजिए। यहां तक हम लोग देख लिए फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
ये 5 केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात किसकी करें सर? केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ रासायनिक गुण। तो कहता है कि रासायनिक गुण में एक्शन ऑफ मेटल, धातु के साथ क्रिया। तो कहता है उच्च ताप पर सक्रिय धातु के साथ नाइट्रोजन जो है नाइट्राइड्स का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे देखिए Li3n है, ठीक है, Mg3n2 है। यह जो है लिथियम, यह सक्रिय धातु है, ग्रुप फर्स्ट का है, और मैग्नीशियम ग्रुप सेकेंड, एस ब्लॉक का तत्व है, इसके साथ अभिक्रिया करता है। एक्शन ऑफ नॉन मेटल, और धातु के साथ अभिक्रिया, कहता है ये हाइड्रोजन से संयोग कर अमोनिया बनाती है। आपको एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई है, हम पढ़ाएंगे आपको। तो ये सिंपल सा अभी यहाँ देख लेना कि नाइट्रोजन सीधे हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, फिर कहता है 2000 केल्विन पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में मिलके NO का निर्माण करता है। और यूज क्या है सर? यह अमोनिया, HNO3 नाइट्राइड इत्यादि यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। धात्विक प्रक्रमों में यह अक्रिय माध्यम प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। विद्युत बल्बों तथा उच्च ताप क्रमों को मापने वाले थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग शीतलक के रूप में जैविक संरक्षण तथा क्रायो सर्जरी में होता है। ठीक है, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग देख रहे थे अमोनिया के बारे में, और ये अमोनिया आपका क्या हो गया? अमोनिया आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे, डायनाइट्रोजन के बाद अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डायनाइट्रोजन, नहीं, अब डायनाइट्रोजन के बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अमोनिया के बारे में। अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें एक क्वेश्चन है, वही हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन। ध्यान से देखिए, अमोनिया, अमोनिया का सूत्र जो होता है वह होता है NH3। याद रखिएगा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बनता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और शेप जो होता है इसका
पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है, अमोनिया नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है जो हवा तथा मिट्टी में कम मात्रा में उपस्थित होता है। और अब बनाने का विधि देखें कि सबसे पहला विधि है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। कहता है प्रयोगशाला में अमोनिया गैस अमोनियम क्लोराइड के बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर बनता है। ये अमोनियम क्लोराइड है, इसका जो है CH2 के साथ अभिक्रिया करने पर CaCl2 बना और यही हमारा अमोनिया प्राप्त हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जैसे यूरिया के विघटन से अमोनिया प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि यूरिया का जो निर्माण हुआ था अमोनियम साइनाइड को गर्म करने से हुआ था और यहाँ यूरिया से फिर अमोनिया हम लोग का क्या है प्राप्त है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को करना है वो है हेबर प्रोसेस। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे यह हेबर प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखिए। इसका एक डायग्राम हम अलग से बताएंगे आपको। ये क्वेश्चन ही हम आपको एक अलग से डायग्राम से जो भी VBI है वो तीनों क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और 3 में से एक 5 नंबर आपका क्या होगा, फाइनल होगा। अब यहाँ समझ लीजिए होता क्या है, तो वहां आपको समझने में सुविधा होगी। हम लोग वहां चेंबर बनाएंगे, कैसे डाला जाता है वो सारा प्रक्रिया देखेंगे। हेबर प्रोसेस, हेबर साइंटिस्ट का नाम है और यह एक विधि बताया था अमोनिया बनाने का, जिसे हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन कहते हैं। कहता है इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है। सीधे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिल जाता है और अमोनिया का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। यह प्रक्रिया जो होता है उष्माक्षेपी होती है और अभिक्रिया के आयतन में कमी होती है। तो यह देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला अमोनिया बनाया। कहता ली-सातेलिय सिद्धांत के अनुसार कम ताप और उच्च दाब पर अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगा, परंतु कम ताप पर यह अभिक्रिया बहुत बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, अतः अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए 200 वायुमंडलीय दाब और 773 केल्विन क्या चाहिए, ताप चाहिए, और Fe उत्प्रेरक चाहिए और MO वर्धक चाहिए। उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दे उसको वर्धक कहते हैं। जैसे माता पिता आपको पढ़ने के लिए नहीं कहता है कि कहता है लेकिन आपके बदला में पढ़ लेता है क्या, नहीं, तो वह क्या किया, वर्धक का काम किया। ठीक है, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और पिताजी भी धीरे धीरे आपको प्रेशर दे रहे हैं कि बेटा पढ़ो बेटा पढ़ो, तो ये किसका काम होगा, वर्धक का काम, वृद्धि कर देगा, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देगा। सर जी से कहवा देगा तनी हमारे बेटा पर ध्यान दीजिए, पढ़ता लिखता नहीं, खाली इधर उधर करता है, तो ये जो होगा यह उत्प्रेरक की सक्रियता को और बढ़ा देगा, उसी को वर्धक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक का उपयोग किया जाता है। देखिए समझिए शॉर्ट में रिएक्शन, N2 गैस 3H2 मतलब 1 भाग नाइट्रोजन 3 भाग हाइड्रोजन, Fe उत्प्रेरक MO वर्धक 200 ATM दाब 773 केल्विन ताप और अमोनिया बना। और इसका भौतिक गुण क्या होता है सर, यह रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है और इसका हिमांक जो होता है 98.4 केल्विन तथा क्वथनांक जो है 239.7 केल्विन होता है। और अमोनिया में चूंकि हाइड्रोजन बंधन बनता है तो यह जल में क्या होगा, विलय होगा और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यह क्षारीय होगा। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण क्या है? भौतिक गुण तो देख लिया अमोनिया का। रासायनिक गुण क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण क्या होता है? अमोनिया अब किससे किससे अभिक्रिया करके क्या क्या बनाएगा? तो कहता अमोनिया गैस जल में घुलकर, ठीक है, NH4OH2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है? निर्माण करता है। यह धात्विक लवणों के जलीय विलयन से धातु हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देता है। देखिए यहाँ FeCl3 है, NH4OH है, और लाल भूरा अवक्षेप क्या करता है? बना देता है। फिर कहता है ZnSO4 और 2NH4OH, यह श्वेत अवक्षेप बना देता है। फिर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक में घुला होने के कारण सिल्वर अमोनियम लवण बनता है। AgCl है, NH4OH है, यह रंगीन द्रव का निर्माण रंगीन सिल्वर अमोनियम लवण का क्या करता है? निर्माण करता है। फिर कहता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को धीरे धीरे डालने पर यह हाइड्रोक्साइड का हरा नीला अवक्षेप बनता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन के अधिक में घुल जाता है और गहरे नीले रंग का कॉपर अमोनियम संकर लवण बनाता है। संकर लवण क्या होता है सर? ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जटिल आयन का क्या करता है? निर्माण करता है। वो हम आगे देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां बताया कि इस रिएक्शन में दो रिएक्शन होता है। FeCl3 है, FeCl3 है, ZnSO4 है। एक लाल भूरा अवक्षेप बनाया, एक श्वेत अवक्षेप बनाया। फिर कहता है कि सिल्वर क्लोराइड सफेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अधिक में घुल जाता है, ठीक है, और अभिक्रिया कर सिल्वर अमोनियम बताया कि ये रंगीन का निर्माण करता है। कॉपर सल्फेट के बारे में बताए, ठीक है। ये रिएक्शन आप देखिए यहाँ, तो ये जो है हम लोग पढ़े कॉपर सल्फेट में क्या होगा? CuSO4 के साथ अभिक्रिया करके CuH2 बनाया। ये CuOH2 NH4 के साथ अभिक्रिया कर CuNH3 बनाया, ठीक है। और यह जो है CuSO4 और NH4OH यह टेट्रा कॉपर सेकेंड सल्फेट का जटिल आयन बनाया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाया, मतलब ये आसानी से टूट नहीं सकता। और इसका यूज देखिए, इसका यूज देखिए, यूज होता है बर्फ बनाने में, शीतलक के रूप में यूज होता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक में, खाद में यूज होता है। अमोनियम लवण बनाने में यूज होता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। विस्फोटक बनाने में उपयोग होता है। कृत्रिम रेशा बनाने में होता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं इसकी बात करें तो नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अनेक ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O+1 ऑक्सीकरण अवस्था है नाइट्रोजन का। ये रंगहीन गैस होता है और उदासीन होता है। फिर देखिए NO है, यह रंगहीन गैस और उदासीन होता है। फिर N2O3 है, यह नीला ठोस और अम्लीय होता है। NO2 4 ऑक्सीकरण अवस्था होता है।
भूरा गैस होता है और अम्लीय होता है। N2O4 4 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, रंगहीन ठोस या द्रव होता है और अम्लीय होता है। N2O5 प्लस ऑक्सी 5 होता है, यह रंगहीन ठोस या क्या होता है, अम्लीय होता है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला N2O है। N2O में ये देखिए N डबल बॉन्ड O है, और ये जो डबल हेडेड एरो दिए हैं इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ। रेजोनेंस क्या होता है सर? तो रेजोनेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा कि एक ही संरचना सूत्र का जितना अधिक से अधिक संरचना सूत्र संभव होता है वही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का खास क्या है सर, कि जिसमें जितना ज्यादा संरचना होगा वह उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ हम लोग सबका दो दो संरचना देख रहे हैं, वो अनुनादी संरचना इसको बोलते हैं। ये फॉर्मूला हमारा हो गया, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और ये अदर कैरेक्टर इसका हो गया। तो नाइट्रोजन है, यह N2O है, ये NNO बनाता है, और यह लीनियर होता है, रैखिक होता है। अभी हम लोग तुरंत NO पढ़े हैं, NO का भी यहाँ संरचना है, NO बनाता है। यह N2O3 है। ठीक है, इसका संरचना ये है इसका कोई संरचना। NO2 का संरचना, NO2 है, इसका एंगुलर शेप होता है, कोणीय संरचना होता है। फिर N2O4 होता है, इसका प्लेनर संरचना होता है। यह N2O5 होता है, यह प्लेनर संरचना होता है। ये आपको NCERT बुक में भी मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं वहां से। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि एक संरचना का जितना संरचना पॉसिबल होता है वही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां इससे भी एक क्वेश्चन है सर जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े, एक हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का उत्पादन, और एक जो है ये हम लोग पढ़ेंगे सांद्र नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन। ठीक है, ओसवाल्ड विधि द्वारा। ठीक है, ये दोनों, और एक और हम लोग पढ़ेंगे संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन। तो ये तीन में से जो है क्वेश्चन एगो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आपको दे भी चुके आंसर, फिर भी हम उसको अलग से डायग्राम से अलग से बताएंगे आपको, ये दिमाग में रखना। नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया HNO3, 3 ऑक्सीजन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है। संरचना होता है ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय प्लेनर, इसका जो है क्या होता है, संरचना होता है। प्रिपरेशन, बनाने का विधि, पहला है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो कहता है प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कांच के रिटॉर्ट, रिटॉर्ट का मतलब होता है भभका, में क्या किया जाता है, सांद्र H2SO4 तथा NaNO3 के साथ क्या किया जाता है, गर्म करके बनाया जाता है। देखिए यहाँ NaNO3 H2SO4 कांच का रिटॉर्ट है, भभका है, जहां से HNO3 का आपका क्या हुआ, निर्माण हुआ। और अब मॉडर्न विधि की हम बात करें सर, तो मॉडर्न विधि यही ओसवाल्ड विधि द्वारा, ठीक है, ओसवाल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक, यही ओसवाल्ड विधि हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
डिटेल से पढ़ेंगे। ओसवाल्ड विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 973 से 1073 केल्विन पर अमोनिया हवा द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर NO2 बनाता है, और यह NO2 जो है पानी में घुलकर क्या बनाता है, HNO3 बनाता है। 3 रिएक्शन ध्यान दीजिए कि पहला रिएक्शन में क्या होगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO बनाएगा, फिर NO जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 बनाएगा, और फिर यह NO2 जो है जल में घुलकर क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। अब कैसे बनाएगा इसका लंबा चौड़ा डायग्राम देखेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। ये तीनों रिएक्शन है सर, NO6H2O, ठीक है, यहाँ NH3 5O2 के साथ मिलके बनाया, फिर यहाँ देखिए NO ऑक्सीजन के साथ मिलके NO2 बनाया, ठीक है, और यहाँ NO2 जो है जल के साथ मिलकर के HNO3 बनाया। अब हम लोग देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसका देखेंगे प्रिपरेशन, सॉरी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन तो देख लिए, हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी होता है, एक भौतिक गुण और एक क्या होता है, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है सर, समझ लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी। यह एक रंगहीन द्रव है जिसका हिमांक 231.4 तथा क्वथनांक 355.6 केल्विन होता है। यह जल में पूर्ण विलय होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल त्वचा को जला देता है, अगर हाथ पर पड़ जाए या कहीं पड़ जाए तो यह त्वचा को क्या करता है, जला देता है, और पीले रंग के फफोले पड़ जाते हैं, मतलब फोका वोका जो है ऐसा हो जाता है। प्रयोगशाला कोटि के लिए नाइट्रिक एसिड में 68% HNO3 होता है, और इसका विशिष्ट घनत्व जो है 1.504 होता है, और गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना जो होता है वह समतलीय होता है, ठीक है। फिर कहता है केमिकल प्रॉपर्टी, HNO3 जलीय विलयन प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, और हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन का क्या करता है, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, और आपका NO3 माइनस आयन प्राप्त होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं कि सांद्र केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग ही देख रहे हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है जो सोना और प्लेटिनम जैसे नोबेल धातु, नोबेल धातु क्या होता है, ऐसा धातु नोबेल धातु कहलाता है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन वो वाहक का क्या करता है, कार्य करता है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब। जैसे हाइड्रोजन गैस है उसको वाहक के रूप में भेज देता है, ठीक है, लेकिन वो अपना स्थिर रहता है, वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता। फिर कहता है को छोड़कर अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद अम्ल सांद्र ताप और ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, यह कॉपर है, 8HNO3 है, 3CuNO2 होल 2NO4H2O रिएक्शन किया। यहाँ जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर N2O और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या बनाता है, NO2 देता है। फिर कहता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल अधातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है, अधातुओं को छोड़कर, ठीक, अधातु के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन कुछ को छोड़कर, N2O2 Cl2 Br2 ये सब को छोड़कर ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। ये नीचे कुछ रिएक्शंस है, I2 10HNO3, ठीक है, 2HiO3 बनाता है, 10NO2 बनाता है, कार्बन जो HNO3 के साथ, ये सारा रिएक्शन है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग बात करें ब्राउन रिंग टेस्ट की। ठीक है, कहता भूरी वलय परीक्षण क्या है सर? कहता भूरी वलय परीक्षण किसी लवण में नाइट्रिक एसिड का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो यह नाइट्रेट आयन NO3- के रूप में रहेगा। कहता है कि उपस्थिति रहने पर की जाती है। इसके लिए नाइट्रेट युक्त लवण का विलयन जल या तनु विलयन किसको कहते हैं सर? जब वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कहता है कि उपस्थिति रहने पर की जाती है। इसके लिए नाइट्रेट युक्त लवण का विलयन जल या तनु H2SO4 क्या किया जाता है? बनाकर परख नली में लिया जाता है और उसमें ताजा बने FeSO4 विलयन डाला जाता है। फिर परख नली की दीवार से होकर सांद्र H2SO4 को गिराया जाता, मतलब एगो बर्तन में लेकर के उसके दीवार से सांद्र H2SO4 धीरे धीरे क्या किया जाता है? गिराया जाता है। ऐसा करने पर भूरी वलय प्राप्त होती है, जो बतलाता है कि लवण में NO3- आयन क्या है? उपस्थित है। और यही आपका टेस्ट है जो यहाँ ब्राउन रिंग टेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है सर? तो इसका यूज जो आप देखिए कि सुगंधित पदार्थ जैसे रंजक औषधि के निर्माण में, रंजक औषधि के निर्माण में क्या हो गया? रंजक, विरंजक का नाम सुने, रंग को हटाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, औषधि में होता है। उर्वरक के लिए इसका उपयोग होता है। स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार, मतलब डस्ट नहीं लगे इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन में होता है। धातुओं के निक्षालन में होता है। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोटोल्यूइन तथा अन्य कार्बनिक नाइट्रेट यौगिक बनाने में होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाता है। सबसे खास बात है सर इसका कि यह क्या बनाता है? विस्फोटक पदार्थ बनाता है। जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, याद रखिएगा, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, TNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन, पिक्रिक एसिड, गन कॉटन, ये सब बनाने में इसका उपयोग होता है। और सबका सब क्या है सर? विस्फोटक है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां देखिए सर, ये TNT हो गया ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, और ये TNB हो गया ट्राई नाइट्रोबेंजीन, और ये TNG हो गया ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको डायनामाइट कहा जाता है। ठीक है, और डायनामाइट का उपयोग क्या होता है? पहाड़ सबको तोड़ने में होता है, कभी कभी उड़ाने में भी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये आपका ग्रुप 15 जो है ये समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉस्फोरस। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।